दोस्तों नमस्कार। 24 घंटे पहले सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया और बताया कि इस देश में जो खुदरा दर महंगाई है वो सबसे कम हो गई है। यानी बीते 5 वर्षों में जिस भी दौर में आपने जो भी महंगाई देखी हो, मौजूदा वक्त में वो महंगाई सबसे कम होकर 3.5% पर आकर टिक गई है। आपको भरोसा हुआ, आप बाजार गए, आपने आलू प्याज खरीदा, टमाटर खरीदा, हरी सब्जी खरीदी, तेल खरीदा, गेहूं चावल खरीदा, आपको भरोसा हुआ। महंगाई दर बीते 5 बरस में सबसे कम। आप कहेंगे भरोसा होता नहीं है। पिछले दिनों जब अंबानी के परिवार में विवाह उत्सव चल रहा था और प्रधानमंत्री जिस दिन शामिल होने गए, उसी दिन महाराष्ट्र में उन्हें एक जगह सार्वजनिक रैली में संबोधित करना था। उन्होंने जानकारी दी कि सरकार ने 9 करोड़ रोजगार दिए हैं और यह आंकड़ा किसी दूसरे का नहीं, आरबीआई का है। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जानकारी दी प्रधानमंत्री को कि 9 करोड़ रोजगार जब मोदी सत्ता रही तो उस दौर में दिए गए। हमारी पूरी टीम तो क्या, इस देश के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी लग गए कि इतनी नौकरियां कहां दी गई, किसी को नहीं मिला। लेकिन प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं तो आपको तो मानना चाहिए। इतना ही नहीं, नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने बड़े लंबे चौड़े विज्ञापन छापे। कई जगहों पर प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौर में भी कहा कि इस देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं, यानी अब वो गरीब रहे नहीं। इस देश में गरीबों की तादाद बढ़ी है या 25 करोड़ कम हो गई है? नीति आयोग कह रहा है, कभी आरबीआई कह रही है, कभी सरकार के मंत्रालय के भीतर से निकला हुआ कोई आंकड़ा कहता है। तो ना महंगाई, ना बेरोजगारी, ना गरीबी। एक शानदार भारत की जमीन पर प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं। लेकिन इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी खुद कहां हैं? क्या वाकई वो इतने मशगूल हो चुके हैं कि उसने 15 अगस्त को जो लाल किले से भाषण देना है उसी की तैयारी हो रही है? इस दौर में पार्लियामेंट के भीतर और बाहर जिसने भी निशाना विपक्ष पे साधा, राहुल गांधी पर साधा। और यह सवाल सिर्फ मंत्रियों तक नहीं सीमित रहा, बल्कि इस देश की नौकरशाही के भीतर भी यह सवाल धीरे धीरे बड़ा होने लगा कि आखिर सच बोल कौन रहा है। और देखिए, परिस्थितियां धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऐसी स्थिति में आकर खड़ी हो गई कि कल तक जिन बातों का जिक्र होता था कि हेराल्ड केस में राहुल गांधी से पूछताछ होगी और ईडी पूछताछ करेगी और हो सकता है गिरफ्तारी भी कर ले, वो फाइल बना रही है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि ईडी के अधिकारियों के भीतर ही बड़ी मोटी मोटी लकीरें खींची जाने लगी और कहा जाने लगा कि जिस लिए ईडी को बनाया गया और जिन जगहों से आर्थिक अपराध हो रहे हैं उन जगहों पर ईडी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है। अब ईडी के डायरेक्टर, चेयरमैन या सर्वा जो होंगे, जो प्रधानमंत्री के निर्देश पर चले, वो अकेले तो चले नहीं जाएंगे। अधिकारियों की एक फौज उसमें काम करेगी, बड़ी तादाद में अधिकारी पूछताछ करेंगे और कहीं पर भी रेड मारनी हो या किसी की गिरफ्तारी हो, कोई अकेले व्यक्ति तो निकलता नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि ईडी को दोबारा से उस फाइल को बंद करना पड़ गया और ईडी की नौकरशाही के भीतर ही बहुत सारे सवाल फुसफुसाहट से निकलते हुए तेज तेज बाहर तक सुनाई देने लग गए। तो क्या अधिकारी भी समझने लगे कि जो हो रहा है वो सही नहीं है? और सेबी के भीतर भी अब बीते 48 घंटों से एक सवाल बड़ा हो चला है कि आखिर सेबी का जो काम है और सेबी की जो साख है और सेबी की जो पहचान है, अगर सारी परिस्थिति एक एक करके गायब हो रही है तो जिम्मेदार होगा कौन? और जब शेयर बाजार मैनिपुलेशन का अड्डा बन जाएगा तो फिर ऐसे में वही बड़ी कंपनियां जिनके रिश्ते सेबी से हों या सेबी के संभालने वाले नौकरशाही के हाथों से हो या फिर इस देश की सत्ता से हो, काम तो वही करेंगे। लेकिन इन परिस्थितियों के बीच एक सवाल यह भी आया कि सरकार आखिर जिस डाटा को रखती है इस देश के सामने ये बताने भर के लिए कि देखिए हम एक शानदार भारत बना रहे हैं, उस पर किसी का भरोसा होता क्यों नहीं?
और नौकरशाही भी इस दौर में दम क्यों तोड़ रही है, ये जानते समझते हुए कि अभी भी वही सरकार है जो बीते 10 बरस में थी। सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है, सवाल तो कई कदम आगे निकल गया है। अब मीडिया के भीतर भी इस बात को लेकर कुलबुलाहट है कि इस दौर में मीडिया के स्क्रीन पर रेंगने वाले चेहरे कोई देखना चाहता नहीं है जो बीते 10 बरस से देखे जा रहे थे। जिन खबरों को वो बीते 10 बरस से लगातार दिखाते रहे और सत्तानुकूल होकर ढोल बजाते रहे, अब उसे भी कोई देखना नहीं चाहता है। व्यूवरशिप लगातार कम हो जा रही है। तो असल खबर और असल साख जहां पर है, उसे क्या टटोला जाए, समझा जाए? दरअसल मीडिया की पूरी पहल इस देश के भीतर की उस सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को अब सामने लेकर आती है जो ये बताने लगी है कि इस देश के भीतर एक बदलाव की कहीं ना कहीं थिरकन महसूस होने लगी है। यानी सवाल कांग्रेस का नहीं, सवाल बीजेपी का नहीं, सवाल इंडिया का नहीं है। सवाल यह है कि ऐसी परिस्थिति अगर नए तरीके से इस देश में बन चुकी है जहां पर लोगों की प्रतिक्रिया है, जो सरकार परोस रही है वो सच नहीं है, जो विपक्ष कह रहा है सरकार को उसे सुनना चाहिए, जिन आवाजों के साथ जो सवाल पूछे जा रहे हैं सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन सरकार अपनी मनमर्जी पर है तो उसे बताए दिखाए कौन, खुद की साख लुटाए कौन? और शायद यही वो परिस्थिति है जो देश के भीतर पहली बार एक इस रूप में अंगड़ाई लेने लगी है जहां पर इस देश में लोकतंत्र के पिलर के तौर पर मौजूद तमाम संस्थानों को यह लगने लगा है कि अगर इस देश का नागरिक यह सोचने लगा है कि परिवर्तन होना चाहिए, सवाल सिर्फ यह नहीं है कि 2024 का चुनाव हो गया और इसके बाद राज्य दर राज्य चुनाव होंगे। दरअसल यह परिवर्तन एक तरह से उन तमाम संस्थानों के ऊपर दबाव के तौर पर भी होता है और दूसरी तरफ उन संस्थानों की क्रेडिबिलिटी या साख के खत्म होने से भी जुड़ जाता है। और इन्हीं दो परिस्थितियों के बीच में आज हम और आप दोनों चल पड़ते हैं। लेकिन चलने से पहले देखिए जरा मीडिया की कुलबुलाहट। मीडिया लगातार सोच रहा है कि राहुल गांधी कब सामने बैठें और बताएं कि दरअसल इस देश में शेयर बाजार में कितना बड़ा घोटाला हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की हो गई। कांग्रेस ने आज बड़ी बैठक कर डाली, तमाम महासचिवों को बुलाया, सचिवों को बुलाया, प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया, जो भी राज्य के प्रभारी हैं सबको बुलाया। लगभग हाफ सेंचुरी से ज्यादा, तकरीबन 56 लोगों की मौजूदगी। और उन सब के बावजूद भी राहुल गांधी से क्यों मीडिया यह बुलवाना चाहता है कि आखिर इस देश के भीतर में कौन से घपले घोटाले हो रहे हैं, आप बोलिए तो जरूर। और राहुल गांधी इस बात को क्या समझ चुके हैं? क्योंकि इस देश के भीतर की जो परिवर्तन शैली है वह धीरे धीरे हर किसी पर दबाव बना रही है। लेकिन आइए पहले एक तस्वीर देखिए। यह तस्वीर दरअसल मीडिया के भीतर की कुलबुलाहट की है। अगर राहुल गांधी ने भी नहीं कुछ कहा तो फिर वो क्या बताएंगे, क्या कहेंगे? क्योंकि साख जहां पर है उसके जरिए निकले हुए शब्द मायने रखते हैं, बाकी सब कुछ फरेब है। जेपीसी मना कर दिया। जेपीसी के लिए साफ तौर पे जेपीसी के लिए सरकार मना कर रही है। क्या कहेंगे? जेपीसी के लिए सरकार मना कर रही है, कह रही है आप लोग बरगला रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी है ये। नहीं, क्या कहेंगे सर आप? मैं इस पे थोड़ा मतलब गहराई में आपके साथ इसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। ये फाइट से काम नहीं होगा, तो थोड़ी देर में मैं आपसे गहराई से बात करूंगा। सर लेकिन जेपीसी पे क्या कहेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। ठीक है। कोई भी कह सकता है कल तक तो राहुल गांधी को मीडिया दिखाना चाहता नहीं था, आज उसकी जरूरत राहुल गांधी कैसे हो गए, वह भी उस मुद्दे को लेकर जिस मुद्दे के कटघरे में खुद प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी ने खड़ा कर दिया। वो सिर्फ चक्रव्यूह के आश्रय नहीं बल्कि उस नेक्सस के आश्रय भी जिसमें शेयर बाजार में डूबने वाले पैसे
जो आम नागरिकों के होते हैं उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? और इस तरीके से मीडिया की जरूरत उसके बाद पनपी जब एक बैठक हुई कांग्रेस की। उस बैठक के भीतर सेबी चेयरमैन के इस्तीफे का जिक्र हुआ। उस बैठक के भीतर इस देश के गरीब और मध्यम वर्ग के साथ जो धोखा शेयर बाजार से लेकर टैक्स तक को लेकर हो रहा है उसको लेकर हुआ। इस देश में जातिगत जनगणना और संविधान के मद्देनजर सवालों को लेकर हुआ। किसानों के साथ एमएसपी कानूनी तौर पर कैसे जुड़ेगी इसको लेकर हुआ। अग्निवीर या अग्निपथ के सवाल को लेकर हुआ और इस देश के भीतर में होने वाली रेल दुर्घटनाओं को लेकर भी हुआ। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, जब मणिपुर की घटना हुई प्रधानमंत्री खामोश हो गए। जब इस देश में रेल दुर्घटनाओं का सिलसिला बढ़ा तो प्रधानमंत्री खामोश हो गए। जब इस देश में अडानी और प्रधानमंत्री के रिश्तों का जिक्र हुआ तो प्रधानमंत्री खामोश हो गए। जब शेयर बाजार के घोटालों का जिक्र हो रहा है तो प्रधानमंत्री खामोश है। तो क्या जब जब ऐसी क्राइसिस आती है या संकट आता है तो प्रधानमंत्री इसलिए खामोश हो जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं उनका बोलना उन्हीं के खिलाफ चला जाएगा? क्योंकि बीते 10 बरस में उन्होंने जो कुछ कहा, जिस रूप में किया, उसकी सही व्याख्या वही मीडिया कर रहा था जो चाहता था कि उनके टेलीविजन स्क्रीन पर एक नायक घूमता रहे। और अब उस नायक को मानने के लिए कोई तैयार नहीं तो फिर मीडिया क्या करे? उसे एक नायक की खोज है, इसीलिए वो राहुल गांधी से लगातार सवाल कर रहा है। लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ एक सवाल और है। इस देश के भीतर में बीते 10 बरस में जो लोगों के नायक के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को खड़ा किया गया, वही प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा इन तमाम हादसों, दुर्घटनाओं या त्रासदी के बीच गायब हो जाता है तो क्या जनता देखना नहीं चाहती है? और अब इसको नौकरशाही भी समझ गई, जांच एजेंसियों को संभाले हुए लोग भी समझ गए। क्या वाकई ऐसी परिस्थिति आ गई है? और यह परिस्थिति अगर आ गई है तो यह बहुत सारे नए सवालों को जन्म देती है। उन सवालों पे आने से पहले कुछ फैक्ट्स हमको लगता है इस देश के भीतर में जो स्थिति है उसको समझ लीजिए। बाकायदा एक सीएजी की रिपोर्ट रेलवे को लेकर आती है। उससे पहले बता दें 66 दिन सरकार के हो गए हैं, 17 रेलवे एक्सीडेंट हुए हैं, लेकिन रेल मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। लेकिन वहीं सीएजी की एक रिपोर्ट बताती है कि लगभग 1,03,395 करोड़ के घाटे में पूरा का पूरा रेल में जो काम होना था वो नहीं हुआ, नहीं चल रहा है। यानी ट्रैक तक रिन्यूअल जो होने थे वह भी नहीं हो पाए। और सीएजी ने पुराने डाटा को भी जिक्र किया है कि 2020-21 को अगर आप देखिए तो एलोगेशन किया गया था रेलवे विभाग को 58,459 करोड़ रुपए, लेकिन रेलवे ने खर्च किया 671 करोड़ रुपए। बाकी क्या वंदे भारत ट्रेन में लगा दिया गया? और वंदे भारत ट्रेन, जैसे दिल्ली से आप कानपुर जा रहे हैं, वंदे भारत का आप टिकट कटाएंगे तो आपको लगेगा 1,115 रुपए। सामान्य तौर पर अगर आप जाते तो 300 रुपए में पहुंच जाते। यानी एक प्रॉफिट की परिस्थिति में सरकार अगर कॉरपोरेट भावना के साथ काम करने लगे और धीरे धीरे कॉरपोरेट के हवाले ही सब कुछ करने की दिशा में आकर खड़ी हो जाए तो इसका मैसेज पहली बार बहुत साफ है कि सरकार एक ऐसी लड़ाई लड़ रही है जो वो जानती है कि पैसे के आश्रय ही सरकार चलेगी, पार्टी चलेगी। और इस देश में को चलाने वाले कॉरपोरेट को भी मुनाफा चाहिए, तो मुनाफे के आधार पर तमाम पॉलिसी इस दौर में बनाई गई। और जब जब संकट आया प्रधानमंत्री गायब हो गए। और इस दौर में जिन मंत्रियों ने जो भी सवाल उठाए उन सवालों के अक्सर अगर आपके जहन में यह बात है कि राहुल गांधी से उनकी जाति पूछी गई, अनुराग ठाकुर ने पार्लियामेंट के भीतर पूछी, तो सवाल यह भी है कि बीजेपी और आरएसएस की बैठक में यह भी चर्चा निकल कर आती है कि जाति के संवेदनशील मसलों से बचना चाहिए और आप अगर नहीं बचेंगे तो आपकी पूरी राजनीतिक जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि इस देश की हकीकत जाति व्यवस्था है। तो क्या अनुराग ठाकुर खामोश हो गए? पार्लियामेंट के भीतर जिस तरीके से अश्विनी वैष्णव ने रेल का जिक्र किया और कहा आप कुछ नहीं कर पाए, हमने ये कर दिया, और इस देश की जनता जान रही है कि रेल जो इस देश की रीढ़ है, लाइफलाइन है, वो डगमगा चुकी है, डिरेल्ड हो चुकी है, तो जवाब तो जनता को देना है। और जनता उन सवालों को लेकर अपने इलाके के सांसदों से पूछती है और बीजेपी से पूछती है, तब जवाब कैसे देंगे? उनको भी साइडलाइन किया क्या क्या।
इस दौर में सरकार ने सोच लिया कि हम तो किसी भी हालत में बंदिश लगाएंगे सोशल मीडिया को लेकर। जंजीर तैयार की गई, एक बिल तैयार किया गया और बिल अपने लोगों में बांट भी दिया गया। लोगों पार्लियामेंट्रीज को नहीं मिला, जो उसके स्टेक होल्डर थे उनको नहीं मिला। तो आखिर में कल देर शाम में कहा गया हम जो बिल ला रहे थे उसको वापस लेते हैं, जो मीडिया को लेकर आ रहे थे हम दोबारा से मशक्कत अक्टूबर के महीने से शुरू करेंगे। यानी इस देश के भीतर में लोगों की क्या सोच है, अब उस सोच का दबाव सत्ता पर पड़ रहा है और उस सोच का प्रभाव विपक्ष के ऊपर पड़ रहा है। और शायद यही पहली वजह है कि पहली बार कांग्रेस के नेता यह कहने से चूक नहीं रहे हैं, अगर कोई अपराध हमने किया है तो आप कार्रवाई हमारे खिलाफ कीजिए। ना सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ बल्कि इंडिया गठबंधन के भीतर से भी कोई भी आरोप किसी पर है तो आप कार्रवाई कीजिए, आप सत्ता में हैं। लेकिन अगर आप सत्ता में रहकर गड़बड़ी करते हैं तो इसकी जांच कौन करेगा? अब यह सवाल कांग्रेस खुलकर उठाने लगी है। That's why, brother, we are telling to the government, we are requesting to the government, if there is any conspiracy, let it be also inquired. Why? Huh? We are not ready to face that inquiry. If any conspiracy from the India parties are there, let them inquire that also. Why are they running away from the inquiry? This is one of the most important corruption charges which affected the credibility of the country's economy. आप कह सकते हैं कांग्रेस के तेवर कड़े हैं। आप कह सकते हैं कि कांग्रेस को पहली बार राहुल गांधी एक ऐसी छवि के साथ मिले हैं जहां पर वो सीधे निशाने पर लेने से चूकते नहीं है सत्ता को, उनके मंत्रियों को, उनकी नौकरशाही को और इस दौर में मीडिया को लेकर भी। 22nd of August, throughout the country, in state headquarters, we will gherav the Enforcement Directorate office. Thousands of Congress workers will gherav the ED office in each state capital on 22nd. लेकिन इन सब के बावजूद भी अब उस मीडिया को जरूरत राहुल गांधी की है। इस देश की नौकरशाही राहुल गांधी की बात को लेकर समझने लगी है। इस देश के भीतर की जांच एजेंसियों के भीतर भी कई सवाल उठने लगे हैं। और सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है, अगर सरकार के तौर तरीकों के आप बारीकी से समझना चाहें तो ध्यान दीजिए कि रेल मंत्रालय की तरफ से इस दौर में कैबिनेट ने 8 रेलवे प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी। हम सिर्फ 3 प्रोजेक्ट का जिक्र आपसे करते हैं जिससे एक तस्वीर और साफ होगी। गुनूपुर से थेरुवाली जो उड़ीसा में आता है कोरापुट में, तो गुनूपुर से कोरापुट तक का जो पूरा रास्ता है ये 1994 में हालांकि सैंक्शन किया गया था रूट, लेकिन इस दौर में कॉरपोरेट का खनिज संसाधनों को लेकर जो दबाव सरकार पर आया उसमें तय किया गया कि गुनूपुर से थेरुवाली, जूनागढ़ से नवरंगपुर जो उड़ीसा में है और जूनागढ़ गुजरात में है, वहां से आपको ट्रैक बिछाना होगा और मलकानगिरी जो उड़ीसा में है वहां से पांडुरंगपुर जो खम्माम में है। इस दौर में कॉरपोरेट किस रूप में सक्रिय है कोयले और स्टील को लेकर, या कहें आयरन और स्टील को लेकर, यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। और इस दौर में आयरन, स्टील और कोयले के क्षेत्र में कौन कौन सी कंपनियां किस किस रूप में काम कर रही है, वो पावर प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रही है या फिर आयरन और खनिज संसाधनों को लेकर काम कर रही है, आज में उसमें भी फहरिस्त जब खोजेंगे तो आपको सरकार के मित्र नजर आएंगे। लेकिन बात इससे भी साफ नहीं होती है कि उनके लिए ही सारे प्रोजेक्ट क्या इस दौर में लाए जा रहे हैं। हम आपको एक दूसरी स्थिति बतलाते हैं। राज्यसभा में सरकार ने कहा कि हां, हमने इस देश के भीतर में स्टील की कई कंपनियों को बेचने की कोशिश की है। और आज ही के दिन सरकार ने एक डाटा जारी कर बताया कि हमारा जो स्टील में प्रोडक्शन है वो बड़ा जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। तो कोई भी कहेगा कि एक हफ्ते पहले आप पार्लियामेंट में कह रहे थे स्टील कंपनियां बेचने निकले हैं और दूसरी तरफ आप ये बता रहे हैं कि स्टील कंपनियों से जुड़ी सरकारी कंपनियां लाभ भी है और वो लगातार प्रोडक्शन भी ज्यादा कर रही है। दोनों बातें कैसे एक साथ चलेगी? छोटा सा डाटा सरकार द्वारा जारी, लेकिन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, तो इसको आप हकीकत मान लीजिए। कोर स्टील प्रोडक्शन जो है 2021 से 2024 के बीच में सरकार ने बताया कि उस समय 27 मिलियन टन था,
22 में 31 मिलियन टन हो गया, 23 में 35 मिलियन टन हो गया और इस बरस ये 36.6 मिलियन टन हो गया, यानी कोर स्टील प्रोडक्शन बढ़ गया। फिनिश्ड स्टील प्रोडक्शन जो है यह 2021 में 26 मिलियन टन था, 22 में 29 मिलियन टन हो गया, 23 में 33.4 मिलियन टन हो गया और 2024 इस बरस 35.8 मिलियन टन हो गया। ध्यान दीजिए, यह भी लगातार बढ़ रहा है। और फिनिश्ड स्टील का कंजम्पशन जो है, जो उपयोग में लाया जा रहा है, 2021 में यह 24.9 मिलियन टन था, 22 में बढ़कर 27.5 मिलियन टन हो गया, 23 में बढ़कर यह 30.8 मिलियन टन हो गया और 2024 में यह 35 मिलियन टन को पार कर गया। कोई भी कहेगा इसका मतलब है कि स्टील कंपनी या सेल जो है वो तो लाभ में है, सरकार उसे बेचना क्यों चाहती है? और बकायदा सरकार ने कहा कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हम लोगों ने तय किया था 2016 में, अप्रूव किया था कि सेल की 3 अलग अलग यूनिट्स को बेचा जाएगा। उसमें एलॉय स्टील प्लांट दुर्गापुर का, सलेम स्टील प्लांट सलेम का, विश्वरैया आयरन स्टील प्लांट भद्रावती को, इसको हम बेचना चाहते हैं। लेकिन सरकार को कोई बिडर मिला ही नहीं जो सरकार बेच पाती। और यह स्थिति राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के साथ भी हुई, यह स्थिति एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के साथ भी हुई, यह फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के साथ भी हुई। यानी सरकार बेचना चाहती है, कहां, किसको? जिसमें लाभ हो रहा है। यह मसला क्या है? डाटा का खेल है या कुछ खेल दूसरा है, या सरकार चाहती है कि सब कुछ निजी हाथों में सौंप दिया जाए? ये सारे सवाल आपको परेशान कर रहे होंगे, लेकिन एक क्षण के लिए दोबारा लौट चलिए। सरकार ने जिक्र किया था, प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था, 9 करोड़ रोजगार हमने दिया है। और एनएसएसओ का डाटा बतलाता है कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों को मिला दीजिएगा तो भी 9 करोड़ का आंकड़ा एनएसएसओ नहीं पकड़ पाता है, सीएमआई नहीं पकड़ पाता है जो प्राइवेट संस्था है। तो डाटा कहां से आ गया? जो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे ले आई नीति आयोग, उसके भीतर का सवाल यह था कि सरकार ने किया कि जो भी योजनाएं सरकार ने लागू की, सिलेंडर आपके घर पहुंच गया ना, 5 किलो अनाज आपके यहां पहुंच गया ना, आपको घर मिला या नहीं मिला, नाम तो आपका दर्ज हो गया है ना कि आपको घर मिल जाएगा। अच्छा, नल से जल की पाइप भी आपके यहाँ लग रही है, भाई इनका खर्चा जोड़ो और खर्चा जोड़ के प्रति व्यक्ति के साथ इसका खर्चा जोड़ दो और पता चला कि सभी रईस हो गए। गजब की थ्योरी है इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में। यह वैसी ही थ्योरी है जैसे किसानों की आय एक झटके में सरकार ने दुगनी कर दी, जबकि किसी भी किसान की आय सिर्फ खेती से इस दौर में कम हो गई है। बाकी पशुधन से या मजदूरी से उसकी आय बढ़ी है, लेकिन खेती में वो लागत निकाल पाने की स्थिति में नहीं है। 4 सवाल सबसे बड़े सवाल हैं इस दौर में। सत्ता के सामने मुश्किल, उसके मंत्रियों के सामने मुश्किल ये, वो हिडेनबर्ग पर कुछ कहें, शेयर बाजार पे कुछ कहें, जाति के सवाल को लेकर कुछ कहें, या ऐसे किसी भी मुद्दे को लेकर कहें, वो जांच को लेकर ही क्यों ना जुड़ी हो, वह भी राहुल गांधी के नाम के साथ लेकर कहें। इस दौर में समाज के भीतर का दबाव यह है कि सत्ता बार बार भटकाती है, वो गलत कर रही है, नहीं करना चाहिए, और राज्य दर राज्य उसकी राजनीतिक जमीन खत्म होगी। तो सरकार अपने मंत्रियों को सचेत कर रही है। दूसरी बात, इस देश में नौकरशाही 10 साल तक जिस सुनामी के साथ सत्ता के साथ बह रही थी, अब उसे समझ में आ गया है कि अब अगर आज की तारीख में राहुल गांधी को बुला ही ले तो फिर उसके बाद क्या होगा। और धीरे धीरे मौजूदा राजनीतिक सत्ता जो अल्पमत में इस वक्त संसद के भीतर है, और कल पता नहीं किस मौके पर किस मुद्दे के आश्रय सरकार अगर डगमगाई गई तब क्या होगा। नौकरशाही अपने भविष्य को देखती है, वर्तमान को देखती है, परिवार को देखती है, कैरियर को देखती है, पेंशन को देखती है, उसके बाद किस सरकार के साथ खड़े होना यह भी देखती होगी। इस दौर में सबसे कमजोर खूंटे पर मौजूदा सरकार बंधी हुई है, यह वो मान चुकी है। तो नौकरशाही के भीतर भी परेशानी का सबब शुरू हो चला है। और तीसरी बड़ी बात है कि कांग्रेस को इस वक्त नेता ऐसा मिला है पार्लियामेंट के भीतर, जो प्रतिपक्ष का नेता भी है, वह उन मुद्दों को हवा दे रहा है जिन मुद्दों की हवा इससे पहले पार्लियामेंट के भीतर तो दूर सड़क पर भी नहीं बहती थी।
यानी जिन मुद्दों को जिस तर्ज पर उठाया जा रहा है उससे परेशानी अब सत्ता को होने लगी है कि उसकी ट्रेनिंग तो पारंपरिक राजनीति की थी और राहुल गांधी एक झटके में उस पारंपरिक राजनीति को तोड़कर जनता से जुड़े हुए सवालों को इस तरीके से रख देते हैं कि सत्ता सरकार सोचती है ये क्या हो गया। और चौथा सवाल जो शायद इस दौर का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार अगर बेरोजगारी कम कर चुकी है, गरीबी खत्म कर चुकी है, महंगाई है ही नहीं, और इन परिस्थिति के बीच घर वो बांट रही है, सड़कें बना रही है, नल से जल आने लगा है, शौचालय तैयार है, इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी जनता के भीतर जो सवाल हैं और उनका जो अपना जीवन है जो हकीकी तौर पर है, उसको किसी दस्तावेज में लिखे किसी सरकारी डाटा की जरूरत नहीं है। यही बात मौजूदा दिल्ली की सत्ता को घबरा रही है और यही वो वजह है जहां से प्रधानमंत्री आपको किसी सभा सम्मेलन में अब दिखाई देते नहीं होंगे, क्योंकि वो जहां भी जाएंगे उन्हें उस फैक्ट को रखना ही होगा जिस विषय को लेकर जिन लोगों के बीच वो संबोधित कर रहे होंगे, क्योंकि वो जानते हैं बंद कमरे में 10 लोगों के सामने भी जो बात कही गई, अगर मीडिया का भोंपू या फिर इस देश के भीतर में जो मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार के साथ खड़ा था, अगर उसको सामने लेकर आएगा और उसके बाद इस देश के भीतर में उसी से जुड़े हुए सवाल जब सरकार को घेरेंगे तो प्रधानमंत्री कैसे कहेंगे। इससे पहले की हवा कुछ और थी, अब हवा कुछ और है। ये जनता के भीतर के सवालों की हवा है, इसीलिए इस दौर में प्रधानमंत्री आपको अंडरग्राउंड दिखाई देते होंगे, लेकिन लाल किले के प्राचीर पर वो रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।